गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन। इससे पहले इस चैप्टर में हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन में भी 3 टाइप था। थर्मल डिकम्पोजिशन, अब उसके बाद फोटोलाइसिस था, इलेक्ट्रोलाइसिस था, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट था, एक सिंपल डिस्प्लेसमेंट और दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट, उसमें भी 2 था। उसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टडी किए थे। उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन भी उसमें हम लोग पढ़े थे। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बाद केमिकल रिएक्शन को और क्लासिफाई किया गया फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ हीट। हीट के बेसिस पर केमिकल रिएक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, दूसरा होता है हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन ये हम लोग इसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ हीट के बेसिस पर केमिकल रिएक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और सेकेंड आएगा हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिस रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ हीट इवॉल्व हो, कुछ एनर्जी रिलीज हो, वैसे रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे दोज केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा? वैसे रिएक्शन जिस रिएक्शन के दौरान हीट क्या हो, रिलीज हो, वैसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लोग बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, बर्निंग ऑफ कोल मतलब सिंपली कार्बन। ठीक है, तो अगर बर्निंग ऑफ कोल की अगर बात करें, जो कि एक फ्यूल भी है, कोल क्या है? फ्यूल है। अगर इसको बर्निंग करने का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो कार्बन जब बर्न करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या फॉर्म करता है? CO2। और साथ में क्या होता है? प्रोडक्ट के साथ साथ हमें यहाँ पर एनर्जी भी क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। इसलिए बर्निंग ऑफ कोल या फिर एनी फ्यूल, बर्निंग ऑफ कोल या फिर एनी फ्यूल, कोई भी फ्यूल हो, उसका अगर बर्निंग होता है तो हमें क्या मिलता है? एनर्जी। इट मीन्स बर्निंग ऑफ कोल या बर्निंग ऑफ एनी फ्यूल इज अ एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे सेकेंड है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस बोला जाता है मीथेन गैस को। ठीक है, मीथेन, उसका फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन गैस को नेचुरल गैस बोला जाता है। और नेचुरल गैस का अगर बर्निंग होगा मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो CO2 और H2O बनेगा, उसके साथ में हमारा यहाँ पर एनर्जी भी रिलीज होगी। इट मीन्स ये रिएक्शन भी हमारा क्या है? एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब कोई भी बर्निंग ऑफ पेट्रोल, डीजल या वुड, लकड़ी जलाते हैं तो उसमें क्या होता है? हीट रिलीज होता है। और बर्निंग का मतलब क्या होता है? कंबशन, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो जब भी ऐसा होगा और उस रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होगा तो वो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अगर ध्यान से देखो तो जितना भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के दौरान जो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो सभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, जो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं ना इससे पहले, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, तो उसमें जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है उस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? हमेशा एनर्जी रिलीज होता है। कोई भी 2 सब्सटेंस जब कंबाइन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। इट मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या हो गए? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल हो गए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिस रिएक्शन के दौरान हीट इवॉल्व हो, हीट रिलीज हो, उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस या एनी फ्यूल, बर्निंग ऑफ पेट्रोल, डीजल। जैसे जो व्हीकल्स होते हैं जैसे बाइक है या फिर हमारा कोई भी बस है, ट्रक है, तो इन सब में क्या होता है? पेट्रोल, डीजल एज अ फ्यूल इंजन में यूज किया जाता है। अब वो क्या होता है? वो फ्यूल बर्न करता है और एनर्जी रिलीज होती है, जिसके वजह से क्या होता है? मोटर, बाइक जो भी है हमारा वो मूव करता है। नेक्स्ट एग्जांपल रेस्पिरेशन हो। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बोल रहे हैं कि रेस्पिरेशन भी हमारा क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या होता है रेस्पिरेशन में? रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है
रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जब हम लोग द फूड विच वी ईट, जो हम लोग भोजन फूड लेते हैं, वो अंदर जाने के बाद क्या होता है, ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज। जो भी हम लोग फूड बॉडी के अंदर लेते हैं वो अंदर जाके क्या होता है, टूटता है, सिंपलर सब्सटेंस, उसको बोलते हैं ग्लूकोज में टूट जाता है। ठीक है, अब ये ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन जब हम लोग लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ ये सेल्स, बॉडी के सेल्स में क्या करते हैं, बॉडी के सेल्स में जो ऑक्सीजन होता है और ग्लूकोज दोनों आपस में कंबाइन करते हैं, और ऑक्सीजन से कंबाइन करता है मतलब उसको क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन होता है और हमें उसके बदले क्या होता है, एनर्जी मिलता है, और उस एनर्जी का यूज हम लोग अपना डेली वर्क करने में इस्तेमाल करते हैं। तो रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पर रेस्पिरेशन में जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को हमने लिखा है, ये हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। और ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, प्रोडक्ट CO2 और H2O बनाता है, और साथ में हमें क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और यही एनर्जी हम लोग क्या करते हैं, डेली वर्क करने में, अपना डेली वर्क में हम लोग क्या करते हैं, खर्च करते हैं। ठीक है, डेली वर्क करने में खर्च करते हैं उसी एनर्जी को। ठीक है, तो ये हमारा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सिंपली एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, जिस रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होता हो, ठीक है, या हीट रिलीज होता हो। हीट क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जिस रिएक्शन के दौरान हीट या एनर्जी बोलो इवॉल्व होता है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। और जितना भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो सभी के सभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो सब्सटेंस कंबाइन होता है, और जब भी दो सब्सटेंस कंबाइन होता है तो उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है। इसलिए जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है सभी एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल है। ठीक है, और अभी जब हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ेंगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन इसका उल्टा है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, एनर्जी हमें देना पड़ेगा, हीट हमें देना पड़ेगा, तब रिएक्शन होगा। जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता था, वो रिएक्शन तभी होता था जब हम लोग हीट या फिर एनर्जी देते थे। मतलब ये रिएक्शन क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद ये रिएक्शन होगा। और इसके एग्जांपल जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है सभी एंडोथर्मिक के एग्जांपल हो सकते हैं, चाहे वो थर्मल डिकम्पोजिशन हो या फिर फोटोकेमिकल हो या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो, सभी किसके एग्जांपल होंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन की। क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, बिना एनर्जी एब्जॉर्ब किए एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं होता है। तो एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होता है और एंडोथर्मिक में एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, वो एनर्जी उसको देना पड़ता है। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन को देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखे, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रहा था, तो एक्सोथर्मिक एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एनर्जी क्या हो रहा था, रिलीज हो रहा था। ठीक है, अब एंडोथर्मिक में क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, दोज केमिकल रिएक्शन विच रिक्वायर्ड या फिर एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, या किसी भी फॉर्म में उसको एनर्जी चाहिए तभी वो रिएक्शन होगा। तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। सिंपली एंडोथर्मिक रिएक्शन एक वैसा रिएक्शन होता है जिसमें एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वैसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब जैसे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हम लोग स्टडी किए हैं, उसमें तीन तरह का जो डिकम्पोजिशन, 3 टाइप के जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, वो सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि डिकम्पोजिशन किसी भी सब्सटेंस को डिकम्पोज करने के लिए, उसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए हमें क्या, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और जहां पर एनर्जी, जिस रिएक्शन को कराने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, तो उस रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। अब इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर है, जैसे देखो यहाँ पर लीड नाइट्रेट है, PbNO3 ऑल्टोइस, लीड नाइट्रेट। यहाँ पर जब इसको हीट करते हैं
इसको जब हीट किया जाता है तो ये PbO NO2 और O2 में क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी की रिक्वायर्ड हो रही है, तभी ये रिएक्शन होगा। अगर मान लो इसको हीट अगर इसको नहीं दिया जाए तो क्या ये रिएक्शन होगा, नहीं। तो जिस रिएक्शन को कराने के लिए हीट की जरूरत पड़ती है वैसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। और जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो सभी के सभी एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल होंगे, चाहे वो थर्मल डिकम्पोजिशन हो या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन हो या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो। जैसे एक्सोथर्मिक में, इससे पहले जो एक्सोथर्मिक हम लोग देखे थे उसमें क्या बताए थे कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है वो सभी क्या होंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल हो, क्योंकि उन रिएक्शन के दौरान एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये हमारा CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका दूसरा नाम क्या है, कमर्शियल नेम क्या है, लाइमस्टोन भी इसको बोला जाता है। और जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस। ये कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी बोला जाता है, क्विक लाइम, ये नाम भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है AgCl को अगर सनलाइट में अगर AgCl को रख दिया जाए तो सनलाइट के प्रेजेंस में AgCl जो होता है, ये AgCl क्या है, सिल्वर क्लोराइड, और ये क्या होता है, डिकम्पोज होकर के सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। अब ये रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं है तो आप कर सकते हो, इधर में Ag1 इधर 1, Cl2 2 है तो यहाँ भी 2 कर दीजिए और यहाँ भी 2, तो रिएक्शन बैलेंस हो गया। ये बैलेंस है, ये तो मैंने बैलेंस फॉर्म में लिखा ही है। नेक्स्ट NaCl जो होता है मोल्टेन फेज का मतलब, अगर NaCl को क्या किया जाए, पिघला लिया जाए। मोल्टेन फेज मतलब लिक्विड फेज में NaCl को कन्वर्ट करके उससे करंट पास कराया जाए। क्यों, सॉलिड से थोड़े करंट पास होगा, ठीक है। NaCl जो नमक होता है उसे करंट पास कराओगे तो करंट थोड़े पास होगा। तो NaCl को मोल्टेन NaCl से जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाएगा तो हमारा ये सोडियम मेटल में टूट जाता है और क्लोरीन गैस यहाँ से इवॉल्व होता है, ये सोडियम मेटल मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट वाटर जो होता है, अगर वाटर को तोड़ना है, वाटर में क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन, अगर दोनों को अलग करना है तो क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है ना, एनर्जी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। मतलब इस रिएक्शन को कराने के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब ये रिएक्शन में हमारा क्या है, एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल होगा। इसमें भी इसको अलग अलग करने के लिए, यानी कि इस रिएक्शन अगर मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट अगर नहीं इससे फ्लो कराया जाए, इट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर इसको नहीं दिया जाए तो क्या ये रिएक्शन होगा, नहीं होगा। तो इस रिएक्शन को कराने के लिए क्या हो रहा है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, ये एनर्जी ऑब्जर्व करेगा तभी रिएक्शन होगा। इसलिए ये सभी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ये सभी एंडोथर्मिक रिएक्शन हैं, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग दो केमिकल रिएक्शन देखे ऑन द बेसिस ऑफ हीट या फिर एनर्जी बोलो, टेम्परेचर बोलो, ठीक है। इस बेसिस पर हम लोग केमिकल रिएक्शन दो तरह का देखे, एक एक्सोथर्मिक था, दूसरा एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में सिंपली क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। अगर कोई रिएक्शन हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक है, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक वैसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या होते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। वो उस रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती हो, एनर्जी ऑब्जॉर्व करे, वो रिक्वायर्ड हो एनर्जी, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक बोलते हैं। जनरली जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो सभी के सभी एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। और एग्जाम्पल तो यहाँ पर डिस्कस हम लोग कर लिए। अब नेक्स्ट आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। हमारे डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट होता है। तो दो इफेक्ट हमको पढ़ना है, एक कोरोजन ऑफ मेटल्स और दूसरा रेंसिडिटी ऑफ फूड। कोरोजन क्या होता है, तो बोल रहा है कोरोजन प्रोसेस है जिसमें मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर ईटेन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर, वाटर, एसिड ऑन देयर सरफेस। जब एयर, मॉइस्चर, वाटर या एसिड इनमें से कोई भी मेटल के सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, मेटल के साथ रिएक्ट करके मेटल को
नष्ट करता है, ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। कोरोजन इज मेनली कॉज्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स बाय ऑक्सीजन, ठीक है, विच प्रेजेंट इन एयर। कोरोजन जो होता है मेनली जो होता है वो ऑक्सीजन की वजह से होता है, ठीक है, मतलब जो उसके अंदर कोरोजन के अंदर जो रिएक्शन होता है वो मेनली ऑक्सीडेशन होता है, इसी की वजह से कोरोजन होता है। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ कोरोजन इज रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे किसी भी मेटल में ये हमारा कोरोजन हो सकता है, लेकिन जब कोरोजन आयरन के साथ होता है, आयरन मेटल में जब कोरोजन होता है तो उसको हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं, ठीक है। जब कोरोजन हमारा आयरन मेटल में होता है तो हम लोग उसके लिए अलग से नेम हम लोग आता है रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल, ठीक है। बाकी और किसी मेटल में अगर ये प्रोसेस हो रहा है तो उसको कोरोजन ही बोलेंगे, लेकिन आयरन के केस में अगर कोरोजन हो रहा है, आयरन मेटल में अगर कोरोजन हो रहा है तो उसको हम लोग कोरोजन ऑफ आयरन नहीं बोल करके रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है हमारा कोरोजन का, जो कि हम लोग जनरली हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखो कोरोजन रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, तो जब आयरन से बनी कोई भी ऑब्जेक्ट को आप लॉन्ग टाइम तक मॉइस्ट एयर में अगर आप छोड़ देते हो, ठीक है, एक्सपोज कर देते हो, तो कुछ समय के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जो मेटल है, जो आयरन मेटल है, उसके ऊपर एक थिन ब्राउन कलर का, थिन रेड ब्राउन कलर का लेयर आ जाता है, थिन रेड ब्राउन कलर का एक लेयर उसके ऊपर आ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रस्टिंग, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रस्टिंग। रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पेंटिंग, ग्रीसिंग, वायलिंग, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन। तो ये सब कुछ प्रोसेस होता है जो करके हम लोग क्या करते हैं, कोरोजन से हम लोग मेटल को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, कोरोजन से। और कोरोजन एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि जितने भी आयरन से या अदर मेटल से सब ऑब्जेक्ट बने होते हैं तो उन पर हर साल बहुत सारे लॉट्स ऑफ मनी क्या होते हैं, स्पेंड होते हैं उस मेटल को कोरोजन से बचाने के लिए, ठीक है। तो ये कोरोजन एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, बहुत ही इसके हार्मफुल इफेक्ट है, ठीक है। और इससे मेटल को, कोरोजन से मेटल को बचाने के लिए हर साल बहुत सारे क्या होते हैं, इन पर पैसे खर्च होते हैं, ठीक है। जैसे ब्रिज है, उसमें जो मेटल लगे होते हैं, या फिर और भी बहुत सारे जो भी कार का बॉडी होता है, या जितने भी मेटल से बने सब्सटेंस है, उनमें कोरोजन होने का क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, कोरोजन हो सकता है। इसलिए उनको बचाने के लिए हर साल, एवरी ईयर, बहुत सारे पैसे कोरोजन से मेटल को बचाने के लिए खर्च किए जाते हैं। तो ये था हमारा कोरोजन। और कोरोजन को हम लोग और डिटेल में थर्ड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल में। तो ये था हमारा कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, फिर से एक बार देख लेते हैं। कोरोजन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, मेटल्स जो होता है एयर, मॉइस्चर, वाटर या एसिड के संपर्क में आने से क्या होता है, उसके बीच रिएक्शन होता है और इससे क्या होता है, मेटल नष्ट होने लगता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोजन। कोरोजन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है मेनली। और हमारा ये जो एग्जांपल है, इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल कोरोजन का है जो रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल है। और रस्टिंग कैसे होता है, जब आयरन को या आयरन ऑब्जेक्ट को अगर आप एयर में एक्सपोज कर दो तो कुछ समय के बाद फॉर ए लॉन्ग टाइम क्या होगा, आयरन मेटल का जो सरफेस है उसके ऊपर एक रेड ब्राउन कलर का थिन लेयर आ जाता है, जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं और इस प्रोसेस को रस्टिंग बोलते हैं। अगर इससे प्रिवेंशन करना हो, रस्टिंग से मेटल को या फिर कोरोजन से मेटल को बचाना है, तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे पेंटिंग किया जाता है ना। क्यों किया जाता है पेंटिंग, मेटल को कोरोजन से बचाने के लिए। पेंटिंग हो गया, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, तो ये सब मेथड है जिससे हम लोग क्या करते हैं, मेटल को रस्टिंग से क्या करते हैं, बचाने के लिए सब करते हैं। पेंटिंग, ग्रीसिंग, वाइलिंग, ठीक है।
आप इसमें वायलिंग भी लिख सकते हो, ठीक है। वायलिंग, ग्रीसिंग, वायलिंग, गैल्वेनाइजेशन, ये सारे पॉइंट हम लोग डिटेल में चैप्टर 3 में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा कोरोजन, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।